हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 29। इंदौर शहर में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। एक लड़की का ऐसी हालत में मिलना सनसनीखेज था। न पुलिस इस बारे में कुछ जानती थी, ना ही मीडिया। बस सब अपनी अपनी तरफ से अनुमान लगा रहे थे कि आखिर वो लड़की कौन थी। लड़की की हालत गंभीर थी और वह हॉस्पिटल में थी। सुबह की गई छवि जब घर नहीं लौटी तो माधवी जी को चिंता होने लगी। उन्होंने छवि को ढूंढा, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं था। देर रात तक जब छवि घर नहीं लौटी तो माधवी जी का मन बेचैन घबराने लगा। इंदौर में वे किसी को ज्यादा जानती भी नहीं थी, बस छवि के साथ अकेले रहती थी। ऐसे छवि को बाहर ढूंढने जाए तो कहाँ जाए। उन्होंने अपने भाई को फोन किया और सब बात बताई। सुबह माधवी जी का छोटा भाई कमल उनके घर पहुंचा। उन्हें देखते ही माधवी जी फपक कर रो पड़ी। कमल की पत्नी ने उन्हें संभाला। कमल अपनी बहन के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। कमल ने देखा पुलिस स्टेशन में काफी तनाव का माहौल था और सब व्यस्त थे। उन्होंने अंदर आकर सामने बैठे कांस्टेबल से कहा, नमस्ते सर, दरअसल मेरी भांजी कल सुबह से घर नहीं आई है। वो घर से बाहर पास ही के मेडिकल स्टोर गई थी, लेकिन उसके बाद से वो लापता है। मैंने उसका फोन भी ट्राई किया, लेकिन कल रात से ही बंद आ रहा है। सर, मेरी बहन बहुत परेशान है, प्लीज आप कुछ मदद कीजिए। लड़की का नाम, फोटो और पता वहां 2 नंबर टेबल पर लिखवा दो। जैसे ही मिलेगी फोन कर देंगे, कांस्टेबल ने कहा। कमल माधवी को लेकर 2 नंबर टेबल के पास गया और छवि की जानकारी उन्हें देने लगा। माधवी जी का रो रो कर बुरा हाल था। बुरे बुरे ख्याल उनके मन में आ रहे थे और उन्हें छवि की चिंता हो रही थी। कमल जब छवि की कंप्लेंट लिखवा रहा था, उसी वक्त इंस्पेक्टर बाहर आया और अपने साथ चल रहे साथ वाले पुलिस वाले से गुस्से में कहा, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? सुबह से मीडिया वालों ने परेशान कर रखा है। उस पर वो रेप विक्टिम कौन है ये पता नहीं चल रहा। इंदौर में कहीं ना कहीं कोई तो मिसिंग रिपोर्ट होगी, पता लगाओ। जी सर, लड़के ने कहा और वहां से चला गया। कमल ने जब इंस्पेक्टर की बात सुनी तो उसका मन घबराने लगा और उसने अपने मन ही मन छवि के ठीक होने की दुआ की। छवि की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाकर कमल माधवी के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर चला आया। दोनों घर चले आए। माधवी का मन बहुत घबरा रहा था। किसी अनहोनी के डर से वे काफी परेशान नजर आ रही थी। दोपहर में इंस्पेक्टर जैसे ही हॉस्पिटल जाने के लिए कैबिन से निकल रहा था, कांस्टेबल आया और कहा, सर, कल शाम से अब तक 4 मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई है। 3 बाहर थानों में और एक आज सुबह अपने यहाँ। लड़की का नाम छवि दीक्षित है, उम्र 24 साल। कल सुबह से ही वो घर से निकली थी, उसके बाद घर वापस नहीं आई। आज सुबह ही उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है सर। ये रही उसकी तस्वीर। इंस्पेक्टर ने जैसे ही तस्वीर देखी, उसकी आंखें सिकुड़ गई और चेहरे पर गंभीर भाव उभरे। उसने कांस्टेबल की तरफ देखा और कहा, ये वही लड़की है जो आज सुबह हाईवे पे मिली थी। तुम इसके घर वालों को फोन करो और तुरंत सिटी हॉस्पिटल आने को कहो। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ओके सर, कांस्टेबल ने कहा और वहां से चला गया। इंस्पेक्टर अपने साथ कुछ पुलिस वालों को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अक्षत आज कोर्ट जल्दी आ गया था। उसे किसी मर्डर केस को लेकर स्टडी करनी थी। वह अपने कैबिन में कानूनी किताबों से घिरा बैठा था कि कुछ देर बाद ही अखिल उसके कैबिन में आया और कहा, ए अक्षत, तुझे पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? अक्षत ने पूछा। आज सुबह पुलिस को हाईवे के पास एक लड़की मिली। मीडिया का कहना है कि उस लड़की का रेप हुआ है। पूरे शहर में इस बात को लेकर सनसनी फैल चुकी है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। यार, तेरा इस बारे में क्या कहना है? क्या वो लड़की किसी के गलत इरादों का शिकार हुई है या उसके साथ कुछ और घटना घटी है? अखिल ने कहा, मीडिया का काम है किसी छोटी सी घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताना, इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। इंदौर में ऐसी घटना पहली बार घटी है। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है। अगर सच में उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है तो इस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी। मुझे बस ये सोचकर बुरा लग रहा है। अक्षत ने कहा, अभी तक पता नहीं चला है कि वो लड़की कौन है, ना ही उस लड़की का कोई बयान आया है। उसके साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ यार। अखिल ने अफसोस जताते हुए कहा। अक्षत सोच में पड़ गया। उसे सालों पहले घटी घटना याद आ गई, जब ऐसे ही उसने मीरा को किसी हादसे से बचाया था। कमल जी के पास पुलिस स्टेशन से फोन आया और उन्हें तुरंत सिटी हॉस्पिटल आने को कहा गया।
कमल ने जैसे ही फोन रखा, माधवी जी परेशानी भरे स्वर में उनके पास आई और कहा, क्या हुआ कमल, किसका फोन था? पुलिस का फोन था, हमें हॉस्पिटल बुलाया है, कमल ने घबराए हुए स्वर में कहा। हॉस्पिटल का नाम सुनकर माधवी का दिल बैठ गया। छवि का एक्सीडेंट हुआ है या उसके साथ कोई दुर्घटना घटी है, सोचकर माधवी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने रोते हुए कहा, क्या हुआ मेरी छवि को? वो ठीक तो है ना कमल? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बता क्या हुआ उसे? मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, मुझे मेरी छवि के पास जाना है। माधवी जी को रोते देखकर कमल ने उन्हें जैसे तैसे शांत किया और फिर साथ लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल में आते ही माधवी जी और कमल ने जब मीडिया वालों को वहां देखा तो उनका मन किसी अनहोनी के डर से घबरा उठा। मीडिया वालों को जब पता चला कि वे लोग पीड़िता के घर वाले हैं तो उन्होंने कमल और माधवी को घेर लिया। जैसे तैसे करके पुलिस वाले उन्हें लेकर अंदर आए। अंदर आकर कमल इंस्पेक्टर से मिला। जैसे ही इंस्पेक्टर ने कहा कि छवि के साथ किसी ने रेप किया है तो माधवी जी को एक गहरा सदमा लगा। उन्होंने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और फफक कर रो पड़ी। कमल की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने इंस्पेक्टर से कहा, ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? आखिर हमारी बच्ची ने उस दरिंदे का क्या बिगाड़ा था? देखिए, जब तक छवि को होश नहीं आ जाता तब तक ये बता पाना मुश्किल है कि उसके साथ ये दुर्घटना कैसे हुई। एक बार उसे होश आ जाए उसके बाद वही बता सकती है कि ये सब किसने किया। इंस्पेक्टर ने कहा, इसने भी किया है, उसे छोड़ना मत सर। उसने हमारी मासूम सी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो जो कोई भी हो उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए, कमल ने लगभग रोते हुए कहा। तो इंस्पेक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हमदर्दी जताते हुए कहा, हिम्मत रखिए, पुलिस अपना काम कर रही है। वो जो कोई भी है कानून के हाथों से बच नहीं पाएगा। कमल ने सुना तो हामी में अपनी गर्दन हिला दी और माधवी जी की तरफ चला आया। उसने माधवी को संभाला तो माधवी रोते हुए कहने लगी, आखिर मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसके साथ ये सब क्यों हुआ? मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ कमल, मैं देखना चाहती हूँ वो कैसी है। इन लोगों से कहो ना मुझे मेरी बेटी से मिलने दे, इन्हें बोलो ना एक बार मुझे उससे मिलने दे कमल। कहते हुए माधवी कमल के कॉलर पकड़कर रोने लगी। एक माँ के लिए उस वक्त ये सुनना कि उसकी बेटी के साथ किसी ने रेप किया है असहनीय था। उसे रोते देखकर कमल ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की तो डॉक्टर ने 5 मिनट के लिए उन्हें छवि से मिलने की इजाजत दे दी। माधवी का रो रो कर बुरा हाल था। कमल ने उन्हें संभाला और अंदर ले आए। मशीनों से घिरी छवि बेहोश थी। उसके चेहरे पर चोट के कई निशान थे और मुंह और पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। छवि की हालत देखकर माधवी ने अपनी साड़ी का पल्लू मुंह में दबा लिया जिससे उसके रोने की आवाज बाहर ना आए और आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें रोते हुए छवि के हाथ को छुआ तो छवि की कही बात उनके जहन में घूमने लगी। चिंता मत करो माँ, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। माधवी जी की आंखों से आंसू बहते रहे। अगर उन्हें पता होता कि छवि के साथ ऐसा होगा तो वे उसे कभी बाहर जाने नहीं देती। कमल ने माधवी को संभाला और उसे बाहर ले आए। रोने की वजह से माधवी की हालत बिगड़ने लगी थी। माधवी के कुछ रिश्तेदारों को जब पता चला तो वे तुरंत हॉस्पिटल चले आए। कमल ने माधवी को अपनी पत्नी के साथ घर जाने को कहा लेकिन माधवी ने जाने से मना कर दिया। वे इमरजेंसी के बाहर पड़ी बेंच पर बैठी छवि के हाथ में हाथ डाले उसके होश में आने का इंतजार करने लगी। शाम तक मीडिया में ये बात आग की तरह फैल गई और वे सब अपने अपने हिसाब से न्यूज बनाने लगे। सिंघानिया जी क्लाइंट्स के साथ अपने मीटिंग रूम में बैठे थे। तभी उनका असिस्टेंट उनके पास आया और उनके कान में धीरे से कुछ कहा जिसे सुनकर सिंघानिया जी के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। उन्होंने मीटिंग को उसी वक्त खत्म किया और मीटिंग रूम से बाहर निकल गए। सिंघानिया जी का असिस्टेंट और मैनेजर उनके साथ साथ चलते हुए लिफ्ट के सामने आए। लिफ्ट खुली और सिंघानिया जी ने अंदर जाते हुए कहा, ये सब कैसे हुआ? मुझे इसकी पूरी जानकारी चाहिए। उस लड़की के चक्कर में मेरी कंपनी का नाम नहीं उछलना चाहिए और मीडिया में ये बात बिल्कुल नहीं जानी चाहिए कि वो यहाँ काम करती थी। अंडरस्टैंड दैट? ओके सर, मैनेजर ने कहा तो लिफ्टमैन ने लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट बंद हो गई। सिंघानिया जी ऑफिस से बाहर निकले और आकर गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने ड्राइवर को सीधा घर चलने को कहा। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे सिंघानिया जी ने किसी को फोन लगाया और कुछ देर बाद कहा, हेलो शर्मा,
विकी का पासपोर्ट और टिकट तैयार हैं। दूसरी तरफ से कोई जवाब मिला जिससे सिंघानिया जी कुछ असंतुष्ट नजर आए और फिर कहा, ठीक है, कल शाम की फ्लाइट से विकी मुंबई के लिए निकल जाएगा और वहां से लंदन के लिए। सिंघानिया जी ने फोन साइड में डाला और सोच में पड़ गए। बार बार छवि का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ रहा था। छवि के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिंघानिया जी को थोड़ा बुरा लग रहा था, पर साथ ही परेशान भी थे कि कहीं इन सब में विकी तो शामिल नहीं है, और यही बात उन्हें परेशान कर रही थी। गाड़ी घर पहुंची। सिंघानिया जी गाड़ी से नीचे उतरे और अंदर चले आए। अंदर आकर उन्होंने विकी को आवाज दी, लेकिन विकी घर में नहीं था। सिंघानिया जी की आवाज सुनकर रॉबिन बाहर आया। रॉबिन को देखकर सिंघानिया जी ने कहा, रॉबिन, विकी कहाँ है? विकी बाबा तो कल शाम से घर नहीं आए हैं सर। रॉबिन ने कहा, व्हाट? और तुम मुझे ये अब बता रहे हो? रॉबिन, मैंने तुम्हें कहा था कि उसे घर से बाहर जाने मत देना, फिर तुमने। विकी कल रात घर नहीं आया, इस बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सिंघानिया जी गुस्से से चिल्ला उठे। आई एम सॉरी सर, मैंने आपको फोन किया था, लेकिन कल शाम आप क्लाइंट के साथ पार्टी में थे। मैंने विकी बाबा को भी फोन किया, लेकिन उनका फोन कल रात से बंद है। रॉबिन ने सर झुकाकर कहा। सिंघानिया जी ने सुना तो उनका सर घूमने लगा। जिस बात का उन्हें डर था वही हुआ। छवि के साथ ये सब घटना और विकी का घर में ना होना। सिंघानिया जी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने रॉबिन से कहा, गार्ड से कहो कि विकी को ढूंढ कर लाए और उसके फोन की लास्ट लोकेशन पता करो। वो किसी मुसीबत में फंसे इससे पहले उसका पता लगाओ। ओके सर, रॉबिन ने कहा और वहां से चला गया। उसने घर में रहने वाले गार्ड को विकी को ढूंढने भेज दिया। सिंघानिया जी भी अपनी तरफ से विकी को ढूंढने की कोशिश करने लगी। अपने फार्म हाउस के कमरे में विकी सो रहा था। कुछ देर बाद वह उठा और अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। विकी को कुछ याद नहीं था। उसने खिड़की के बाहर देखा तो पाया कि अंधेरा हो चुका है। विकी ने अपनी जेब टटोली और अपना फोन निकाला। उसका फोन बंद था। विकी उठा और कमरे से बाहर आया। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि आखिर वह यहाँ कैसे आया। विकी घर से बाहर चला आया और पैदल ही सड़क किनारे चला आया। चलते हुए वह याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वह यहाँ क्यों था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। ऊपर से उसके सर भयंकर दर्द कर रहा था। परेशानी में विकी ये भी भूल गया कि छवि को उसने अपने फार्म हाउस के कमरे में रखा था। उसने टैक्सी रोकी और उसमें आ बैठा। विकी ने उसे अपने घर का पता बताया और चलने को कहा। देर रात विकी घर पहुंचा। जैसे ही वह अंदर आया, रॉबिन ने हॉल में बैठे सिंघानिया जी से कहा, सर, विकी बाबा आ गए हैं। सिंघानिया जी ने विकी को देखा और उसके पास आकर कहा, कहाँ थे तुम? तुम्हारा फोन बंद है और रॉबिन ने बताया कि तुम कल शाम से घर नहीं आए हो। आखिर तुम थे कहाँ? मुझे कुछ याद नहीं है पापा। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था शायद। उसके बाद अभी घर आ रहा हूं। विकी ने उलझन भरे स्वर में कहा। तुमने फिर नशा किया है? सिंघानिया जी ने पूछा। नहीं नहीं डैड, मैंने कोई नशा नहीं किया। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। कहते हुए विकी जाने लगा तो सिंघानिया जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, विकी, कल रात तुम कहाँ थे? डैड, मैंने बताया ना, मैं कल रात अपने दोस्तों के साथ था, विकी ने चिढ़ते हुए कहा। ओके फाइन, क्या तुम कल किसी लड़की से मिले थे? सिंघानिया जी ने अपना शक दूर करने के लिए कहा। डैड, मैं कल किसी लड़की से नहीं मिला। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। रॉबिन, मेरे कमरे में 1 कप कॉफी भिजवा दो और साथ में सर दर्द की दवा भी, प्लीज, विकी ने जाते हुए कहा। रॉबिन सिंघानिया जी के पास आया और कहा, सर, आप विकी बाबा को लेकर खामखा परेशान हो रहे हैं। जाओ जाकर उसे दवा दे दो, सिंघानिया जी ने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। अगले दिन छवि को होश आया, लेकिन वह किसी से बात करने की स्थिति में नहीं थी। उसका ट्रीटमेंट जारी था और इस वक्त वह काफी तकलीफ में थी। कमल माधवी और कुछ रिश्तेदारों के साथ हॉस्पिटल में ही था। माधवी की आंखें रोने से लाल हो चुकी थी। अपनी इकलौती बेटी के साथ हुए हादसे से वह अंदर तक टूट चुकी थी।
सुबह जब डॉक्टर अपनी टीम के साथ आए तो माधवी ने उनसे कहा, अब मेरी बेटी कैसी है, उसे होश आया या नहीं? डॉक्टर, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? देखिए, जब तक इंस्पेक्टर पेशेंट का बयान नहीं ले लेते तब तक आप उससे नहीं मिल सकते, सो प्लीज कोऑपरेट कीजिए। कहते हुए डॉक्टर अपनी नर्स की तरफ पलटी और कहा, तुमने पुलिस स्टेशन फोन किया? यस मैम, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, वे बस आते ही होंगे, नर्स ने कहा। तो डॉक्टर ने छवि की मां के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बस कुछ फॉर्मेलिटीज, उसके बाद आप उससे मिल सकती हैं। माधवी की आंखों में आंसू भर आए। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर आया, उसके साथ 2 कांस्टेबल भी थी, जिनमें से एक के हाथ में फाइल थी। तीनों सीधा कमरे में चले आए। छवि बिस्तर पर लेटे हुए थी, उसकी देखभाल के लिए नर्स वहीं मौजूद थी। इंस्पेक्टर छवि के पास पड़ी कुर्सी पर आकर बैठा और छवि की तरफ देखकर कहा, हेलो मिस छवि, मैं इंस्पेक्टर कदम, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूं इंस्पेक्टर, छवि ने मुश्किल से कहा। मिस छवि दीक्षित, आपके साथ क्या हुआ, क्या आप कुछ बता सकती हैं? कदम ने कहा। छवि ने सुना तो उसकी आंखों के सामने वो मनोज सुबह आ गई जब वो दवा लेने घर से जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और चेहरे पर दर्द उभर आया। कदम ने देखा तो उसने छवि को दिलासा देते हुए कहा, हिम्मत रखो छवि, मैं वादा करता हूँ जिसने भी ये सब किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले तुम्हारे बयान की जरूरत है। कानून पर भरोसा रखो और बताओ कि ये सब किसने किया। इंस्पेक्टर की बातों से छवि थोड़ी हिम्मत मिली और वह कहने लगी, मैं माँ की दवाई लेने घर से बाहर गई थी। उस दिन होली थी और सभी दुकानें बंद थी, बस मेडिकल शॉप खुले थे। मैं जब वहां से दवा लेकर निकली तो एक गाड़ी आकर मेरे सामने रुकी। किसी ने मुझे अपनी गाड़ी में खींचा और लेकर चले गए। मुझे कुछ नहीं पता कि वो लोग कौन थे और मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे। कुछ वक्त बाद उन्होंने मेरे हाथ में एक इंजेक्शन लगाया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक कमरे में बंधा पाया। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह भी। कुछ घंटों बाद विकी उस कमरे में आया। विकी? ये विकी कौन है? इंस्पेक्टर कदम ने सवाल किया। विकी सिंघानिया, वीएस कंपनी के मालिक का बेटा। उसी ने मुझे किडनैप किया था सर, छवि ने मुश्किल से कहा। पर वो तुम्हें किडनैप क्यों करेगा? क्या तुम उसे पहले से जानती थी? इंस्पेक्टर ने फिर सवाल किया। छवि ने इंस्पेक्टर को वीएस कंपनी में काम करने से लेकर फार्म हाउस में घटी सब बातें बता दी। इंस्पेक्टर ने पास खड़े कांस्टेबल से छवि का बयान नोट करने को इशारा किया। छवि की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर ने कहा, विकी सिंघानिया के खिलाफ एक मजबूत से केस बनाओ, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर छवि रोने लगी और कहा, उसे सजा मिलनी चाहिए सर, उसने मेरे साथ जो किया उसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्लीज हिम्मत रखो। कहते हुए कंदब ने अपनी रुमाल निकालकर छवि की तरफ बढ़ा दी। छवि ने अपने आंसू पोंछे, बयान लिखे जाने के बाद इंस्पेक्टर ने छवि के साइन करवाए और कांस्टेबल के साथ वहां से चला गया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद डॉक्टर ने माधवी जी और कमल को छवि से मिलने की परमिशन दे दी। माधवी जी अंदर आई। छवि की हालत देखकर, उसके साथ हुए हादसे के बारे में सोचकर उनकी आंखें एक बार फिर भर उठी। वे आकर छवि के पास खड़ी कुर्सी पर बैठ गई। छवि ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और आंखें मीच ली। उसकी आंखों में भरे आंसू तकिए पर आ गिरे। माधवी जी ने छवि का सर सहलाते हुए कहा, छवि मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए। छवि ने दूसरी तरफ मुंह किए रोते हुए कहा, तुम क्यों माफी मांग रही हो बेटा? जिसने भी ये सब किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसने तुम्हें तकलीफ दी है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ देखो, मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है, मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। माधवी जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा तो छवि ने अपने होंठ भींच लिए। दर्द और पीड़ा उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसने अपना चेहरा माधवी की तरफ घुमाया और सीने में सर छुपाकर रोने लगी। वह बेतहाशा रोते जा रही थी। नर्स उन्हें अकेले छोड़कर बाहर चली गई।
कमल ने देखा तो उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। छवि देर तक माधवी के सीने से लगी रोते रही। माधवी जी खामोशी से बस सब सुनते जा रही थी। उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और अब उनमें एक इंसान के लिए गुस्सा और नफरत भरने लगी थी, जिसने छवि के साथ ऐसा घिनौना काम किया था। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 29। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ सुनते रहे हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।